नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा आपका ये प्राचीन इतिहास का तीसरा भाग होगा। इसके पहले आपके दो भाग हो चुके हैं। तो पहले भाग में हमने ये पढ़ा है कि प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना क्या है, और दूसरे भाग में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। तो आज जो ये तीसरा लेक्चर होगा प्राचीन इतिहास का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने भी आपके धर्म हैं उनको पढ़ेंगे। तो उस प्रकार सीक्वेंस बाई हम चलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हो सकता है आपके 3 से 4 लेक्चर हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो इसकी जो विशेषता कैसे हम निर्धारण करेंगे। तो पहला पॉइंट हम इसमें खोज के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा है आपका काल के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरा है आपका नामकरण है, चौथा आपका उद्भव है, पांचवा आपका विशेषता है, और छठा आपका विस्तार है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है जिसमें जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम खोज की चर्चा करेंगे। तो हम खोज की चर्चा करेंगे सबसे पहले। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इससे पहले की जो सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका की है। कहाँ की है? अफ्रीका की है। वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। लेकिन जो भारत है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये इस पूरे एरिए में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र ये फैला हुआ है। तो खोज के बारे में पता करेंगे हम लोग। तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। क्वेश्चन पूछिएगा कि सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का पता जो है ये किस व्यक्ति ने लगाया है? चार्ल्स मैसन ने लगाया है। कब लगाया है? 1826 को लगाया है। आगे हम देखेंगे कि 1856 में जो कराची से लाहौर के बीच में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी? तो वहाँ पे जो है इसके जो इंजीनियर थे कर्टन बंधु, दो भाई थे कर्टन बंधु। तो उन लोगों ने जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहाँ पे इनको क्या है, ईंटें मिले। तो उन ईंटों को खुदवा कर रेलवे लाइन में डलवाने का कार्य किया। उससे ये हुआ कि वहाँ पे रेलवे लाइन के बिछाने के लिए उनको ईंट भी मिल गई। उससे ये भी पता चला कि यहाँ पे किसी समय प्राचीन काल में क्या है, कोई ना कोई सभ्यता रही है। तो हम कह सकते हैं कर्टन बंधुओं ने 1856 में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया है। इसके अलावा और हम देखेंगे एलेक्जेंडर कनिंघम। तो एलेक्जेंडर कनिंघम जो अलग से जो है ये शोध के लिए 1853 से लेके 1856 के बीच में कई बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए क्या है वहाँ पे गए, वहाँ पे खुदवाई करवाई। तो यहाँ पर एलेक्जेंडर कनिंघम से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एलेक्जेंडर कनिंघम ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनता है आपका जॉन मार्शल से बनता है और दयाराम साहनी से बनता है। तो 1921 में सर जॉन मार्शल 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। तो ये आपको याद रखना है। और जॉन मार्शल जो उस समय क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन था? ये सर जॉन मार्शल थे। और जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक ये दयाराम साहनी थे। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। और फिर 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाया। तो यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से यही पूछा जाता है, या फिर यही आता है कि बताइए कि 1921 में किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया? तो उस व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि राखालदास बनर्जी इनके सहयोगी रहे, तो इन्होंने बाद में मोहनजोदड़ो जो है उसका पता लगाया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से खोज के बारे में पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई है। अब दूसरा बिंदु है आपका काल। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये एक क्या है आपका
तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है इतिहास के कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल होता है, दूसरा भाग आपका कहलाएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस इतिहास को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो उस हिसाब से जो इतिहासकार होते हैं, एक विधि है कार्बन डेटिंग विधि, जिसे कार्बन 14 भी कहते हैं, उसके माध्यम से ये बताया जाता है कि ये पत्थर है, ये औजार है, ये कितने वर्ष पुराना है। तो उसी के माध्यम से जो है इसके काल के बारे में बताया गया है। और कुछ इतिहासकार अलग मानते हैं। तो जो सर जॉन मार्शल हैं तो इन्होंने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है ये लगभग 3250 बीसी से 2750 बीसी के लगभग मध्य ये हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि 3250, ये 3250 बीसी, और बीसी हमने कल बता दिया है कि बिफोर ईसा क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं और उनके जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी तक, और ये किसके अनुसार है? सर जॉन मार्शल के अनुसार। अब हम बात करते हैं, एक और इतिहासकार हैं खगोल, तो वो उन्होंने बताया है डीपी अग्रवाल। उनका नाम क्या है? डीपी अग्रवाल। तो डीपी अग्रवाल ने ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है ये 2300 से लेके 1750 तक, 2300 से लेके 1750, और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 2700 से लेके 1750। तो ये आपको याद रखना है। और जो C14 है इसे कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी वस्तु की आयु का निर्धारण कि वो वस्तु कितनी पुरानी है, उसकी आयु कितनी है, तो उसको जानने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसी के माध्यम से ये पता चला, वहाँ पे जो ईंटें मिली हैं, वहाँ के जो अवशेष मिले हैं, तो उन ईंटों के उन अवशेषों के माध्यम से ही ये पता चला है कि ये सभ्यता लगभग 2300 से लेके 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी के मध्य ये फली फूली है। तो ये आपके 2 पॉइंट बनते हैं। और जो अधिकांश आपके जो मत हैं, ये जो माना जाता है ये डीपी अग्रवाल और ये C14 पद्धति, इसी को माना जाता है। तो खोज हो गया है, काल हो गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नामकरण। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंधु जो है सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ है 1947 में, आपको पता है कि 1921 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है, और लगभग 30 से 40 वर्षों में जो है जो खोज हुई, लगभग 8 से 10 जो है स्थानों की खोज हुई। आज की डेट में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलाकर लगभग हजारों स्थल की खोज हो चुकी है। लेकिन हमको हजार नहीं पढ़ने हैं, जो आपके मुख्य हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो ये आपका नामकरण हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे उद्भव का मतलब कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये अलग अलग कुछ आपके भारतीय इतिहासकार हैं, कुछ विदेशी इतिहासकार हैं। तो जैसे आपके जॉन मार्शल, आपको पता है ये विदेशी हैं, व्हीलर भी विदेशी हैं, गार्डनर चाइल्ड ये भी विदेशी हैं, D.D. कौशाम्बी ये भी। तो ये लोग जो हैं ये विदेशी मत हैं, ये क्या हैं? आपके फॉरेन के हैं। तो इन लोगों ने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यहाँ के जो मकान थे, तो उन मकानों का निर्माण जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने बनाया है। सुमेरियन सभ्यता ये कहाँ की है? ये अफ्रीका की सभ्यता है, ये अफ्रीका की सभ्यता। तो सुमेरियन जो सभ्यता है ये अफ्रीका की सभ्यता है। और अभी मैंने बताया है कि अफ्रीका की या फिर विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं, और इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। और उसी मेसोपोटामिया सभ्यता के निकट एक और वहाँ पे एक सभ्यता उसके बाद हुई है, और उस सभ्यता का नाम क्या था?
सुमेरियन सभ्यता। क्या था? सुमेरियन सभ्यता। तो जो विदेशी इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता थी, तो यहाँ की जो ईंट वगैरह है, यहाँ के घर के बनावट है, तो उनका जो है निर्माण जो है क्या कहते हैं, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकानों का जो निर्माण हुआ है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते, क्योंकि यहाँ के जो ईंट थे उनका आकार अलग था, और यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के ईंट मिले हैं उनका आकार अलग था, और यहाँ की जो सड़क प्रणाली है उसका सिस्टम अलग था। लेकिन अपने यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो प्रणाली अलग थी। तो ये विदेशी मत है, सर जॉन मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्डनर चाइल्ड हैं, डी कौशाम्बी हैं, ये सभी विदेशी हैं। तो इन लोगों ने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया है। और ये सभ्यता कहाँ की है? ये अफ्रीका की सभ्यता है। और अफ्रीका की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वो आपकी मिस्र की सभ्यता है। इसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए भारतीय लोग क्या कहते हैं, ये देखिए। तो भारतीय इतिहासकार एक है राखल दास, जो अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि राखल दास ने क्या बताया है। तो राखल दास ने ये बताया है कि भारत की जो द्रविड़ जाति के लोग हैं, भारत के जो द्रविड़ जाति के लोग हैं, तो वही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी रहे। तो वहाँ किसी कारण जो है बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वो लोग क्या वहाँ छोड़ के कहाँ पे दक्षिण भारत में आ गए हैं। तो राखल दास बनर्जी के अनुसार ये बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये द्रविड़ जात के थे। किस जात के रहे हैं? द्रविड़ जात के रहे हैं। अब देखिए टी.एन. रामचंद्र क्या कहते हैं। तो टी.एन. रामचंद्र ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे हैं ये आर्य रहे। क्या रहे हैं? आर्य रहे। लेकिन इनमें मतभेद ये हो जाता है, जैसे इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के लोग कौन होते हैं? आर्य होते हैं। जब आर्य ये होते हैं, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी। क्या थी? नगरीय व्यवस्था थी। और जो आपकी वैदिक सभ्यता है जहाँ पे आर्य लोग रहते थे, तो वो ग्रामीण व्यवस्था। तो आप ये सोचिए कि पहले नगरीय व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था के बाद ग्रामीण व्यवस्था कैसे हो सकती है? तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये इनका जो विचार है, ये जो बहुत कम लोग इनसे सहमत हैं। अधिकतर जो लोग सहमत हैं, किनसे सहमत हैं? राखल दास बनर्जी से। तो इनके अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? द्रविड़ जात के लोग थे, है ना। और यहाँ से और हम बताना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आ जाएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहाँ पे जो है नगरीय व्यवस्था थी। क्या थी? नगरीय व्यवस्था। ये बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था कैसी रही है? नगरीय व्यवस्था रही है, ये इसकी विशेषता है। जबकि वैदिक सभ्यता आप पढ़ेंगे वो ग्रामीण व्यवस्था थी। ये नगरीय है और वैदिक सभ्यता क्या है? ये ग्रामीण है। और हम विशेषता देखेंगे कि नगरीय व्यवस्था हो गया आपका। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता क्या है आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तांबा और टिन का प्रयोग करके कांस्य धातु बनाई जाती थी, तो उसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। किस काल में? ये सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अभी हम बता ही चुके हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं ना। और देखेंगे शांतिप्रिय सभ्यता क्या है आपका? शांतिप्रिय सभ्यता क्या है आपकी? शांतिप्रिय सभ्यता थी। और फिर क्या थी? व्यापार प्रधान सभ्यता। क्या थी? व्यापार प्रधान सभ्यता। तो शांतिप्रिय सभ्यता थी और यहाँ पे व्यापार प्रधान, यहाँ पे व्यापार भी काफ़ी होता था। जो वस्तु का जो विक्रय है वो वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय था। तो धीरे धीरे क्या कौड़ियों के आधार पे भी होने लगा था, लेकिन मुख्य रूप से तो जो व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे हमको आटा लेना है तो हम किसी के पास गए, मेरे पास आटा हमको लेना है और मेरे पास चावल रखा है, और लेकिन सामने कोई कैंडिडेट है उसके पास क्या कहते हैं चावल नहीं है, आटा है, तो हम उसे आटा ले लेंगे और चावल दे देंगे। तो इस प्रकार से जब हम एक वस्तु दूसरे को देते हैं और उस वस्तु के बदले हम उससे दूसरी वस्तु ले लेते हैं, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, है ना। आगे हम देखेंगे
कि यहाँ की जो सभ्यता थी एक विशाल सभ्यता थी। कैसी थी? यहाँ की एक क्या है, विशाल सभ्यता थी। राजनीतिक स्थिति भी अच्छी थी। यहाँ के लोग क्या है, आपस में लड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हुई ना कोई औजार बड़े बड़े मिले हैं। न इससे ये साबित होता है कि जब औजार नहीं है तो इससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपस में लड़ते नहीं थे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी और सांस्कृतिक स्थिति भी अच्छी थी। अब सामाजिक स्थिति जो है इसको हम कैसे मान सकते हैं कि यहाँ की एक विशेषता ये है कि यहाँ जो है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी उसकी विशेषता क्या थी, पितृ सत्तात्मक था कि मात्र सत्तात्मक? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पे पितृ सत्तात्मक है। तो वैदिक सभ्यता क्या है, पितृ सत्तात्मक, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, मात्र सत्तात्मक। ये दोनों में अंतर हो गया। और यहाँ पे हम पढ़े हैं क्या, नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या नगरीय है, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है, ग्रामीण है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये विशेषता और लिख लीजिएगा आप लोग। आप लिख लेना यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे, जबकि हाथी और बाघ से परिचित रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से परिचित थे। और घोड़े से क्या थे, अपरिचित, जबकि हाथी और प्लस बाघ इससे परिचित रहे। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में तुलना करने के लिए आ जाता है कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट कंडीशन है, कहाँ की, वैदिक सभ्यता की और सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, जबकि हाथी और बाघ से ये क्या रहे हैं, ये परिचित रहे। लेकिन जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ आप ये देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे, जबकि घोड़े से परिचित थे। ये अंतर है किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में। तो ये विशेषता है किसकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी विशेषता है ये, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। आगे हम देखेंगे विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसको ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र कहलाता है वो मांदा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या था, ये मांदा था। और ये चिनाब नदी के किनारे, किस नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर में। तो ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है सबसे उत्तर में कहाँ तक रहा है, ये मांदा तक रहा है। और किस नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे। और इस समय राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अगर हम कहें पूर्व में, तो पूर्व में आपका है आलमगीर। क्या है आपका, आलमगीर। और ये आपका है हिंडन नदी। क्या है आपकी, हिंडन नदी। और राज्य है आपका यूपी, जहाँ आज गाजियाबाद है। तो हम कह सकते हैं गाजियाबाद का जो एरिया है उसी के आसपास जो हापुड़ है, बागपत है, वो आलमगीर के तहत आता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो आपका क्षेत्र कहलाया है वो क्या था, आलमगीर। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। राज्य क्या है वर्तमान में, ये यूपी है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में था दैमाबाद। क्या था आपका, दैमाबाद। और ये आपका किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। तो ये सभ्यता जो है प्रवरा नदी के किनारे थी। और राज्य है आपका महाराष्ट्र। राज्य क्या है आपका, महाराष्ट्र। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है, नदी क्या है, चिनाब नदी के किनारे, राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, ये आलमगीर है। नदी क्या है, हिंडन नदी है। राज्य क्या है, ये यूपी है। और सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र वो आपका दैमाबाद। नदी क्या है, प्रवरा नदी। और ये नदी जो है गोदावरी के क्या है, सहायक नदी है। प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। आगे हम देखेंगे कि सबसे पश्चिमी जो आपका क्षेत्र था सुतका गेंडोर। क्या था आपका, सुतका गेंडोर।
और ये दास्क नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। और ये राज्य है बलूचिस्तान, राज्य क्या है आपका? बलूचिस्तान। और ये कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में आता है। कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में आता है। ये चारों जो क्षेत्र हैं आपके याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जितना आपका बोर्ड में लिखा हुआ है तो उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपका। और नगरीय व्यवस्था, इसको आपको याद रखना है। और यह मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, इसको भी आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये 1921 वाला जो पॉइंट है ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, पढ़ना तो आपको सब है, तभी कहानी समझ में आएगी। और इतिहास को आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगी, इसको आप कहानी के रूप में गढ़ेंगे तो तभी ये अच्छे से आपको याद होगी। और अपने आप को खुद कहाँ पे ले जाइए? सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाइए, तो आपको खुद एहसास होगा कि हम उस समय पे चले गए हैं, और तब आपको इतिहास क्या अच्छे से समझ में आएगी। तो फिर से हम देखते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु मांदा और किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या है? आलमगीर। और नदी कौन सी थी? ये हिंडन नदी के किनारे। और राज्य क्या है? यूपी। सबसे दक्षिणतम क्षेत्र क्या है? दैमाबाद। ये किस नदी के किनारे रहा है? ये प्रवरा नदी। और राज्य क्या है आपका? महाराष्ट्र। और सबसे आपका पश्चिमी क्षेत्र ये सुतका गेंडोर, क्या है आपका? सुतका गेंडोर। और ये किस नदी के किनारे? ये दास्क नदी के किनारे। प्रांत क्या है? बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान भारत में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इतिहास वैसे भी है, आप तो कंपटीशन के नज़रिए से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो इतिहास ऐसा है कि प्रत्येक बच्चों को इसको पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोगों को समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हम जहाँ पे जी रहे हैं इसके पहले हुआ क्या है। तो ऐसे भी हम लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 3 से 4 लेक्चर टोटल आएंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैदिक सभ्यता में आ जाएंगे। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे पूछेंगे, आज आपको बताना है क्वेश्चन, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फिर से सुनिए, रोवर्स कप खेल का संबंध, रोवर्स कप जो है ये ट्रॉफी है, और इसका संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।